हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज के दिन मैं आप लोगों के बीच में 17 नंबर सेट प्रेजेंट करने वाला हूं। 17 नंबर सेट ट्रिपल का बहुत ही खास क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे कि आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन हर एक सेट में होते हैं, यानी कि आज 17वां सेट है। 340 क्वेश्चन आज से कंप्लीट हो जाने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने पुराने वाले सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट करें ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट में, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? NEFT का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तीसरा है नेशनल इफिशिएंट फंड ट्रांसफर और चौथा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस ट्रांसफर। आपको बताना है NEFT का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको इन चारों में से कोई एक बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, इसका सही आंसर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है IMPS सेवा की एक विशेषता क्या है? IMPS सेवा की एक विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है केवल ऑफिस समय में उपलब्ध, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ बैंक शाखा में, तीसरा ऑप्शन है केवल विदेशी लेन देन के लिए और चौथा ऑप्शन 24/7 उपलब्ध। आपको बताना है IMPS सेवा की विशेषता क्या है। वैसे तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि 24/7 आवर्स ही इसकी सही हो सकती है, क्योंकि विशेषता की बात हो रही है, बाकी सारी तो खामियां लग रही है। चलो आपके हिसाब से मैं इसमें क्लिक कर ही लेता हूँ। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस आप यूज कर ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 24/7 उपलब्ध रहता है। देखो 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। ATM का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले कुछ सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर से पूछा गया है। ATM का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तीसरा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन और लास्ट ऑप्शन है एडवांस टेलर मशीन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो फाइनली यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है UPI का मतलब क्या है? UPI का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है यूनिक पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फुल फॉर्म सही है UPI का। मैं क्लिक करता हूँ पहले वाले में, गलत है। मैं क्लिक किया दूसरे वाले में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया तीसरे वाले में, इसका सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है बिना इंटरनेट के UPI लेन देन के लिए कौन सा कोड डायल किया जाता है? जैसे आपके वहाँ मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट नहीं है या आप यूज़ कर रहे हैं सिंपल वाला मोबाइल फ़ोन और आपको ट्रांजैक्शन करने हैं UPI, तो आप कौन से कोड का यूज़ करेंगे? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक ऐसा कोड है जिसको आप अपने सिंपल मोबाइल के थ्रू भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है *100#, दूसरा ऑप्शन है *121#, तीसरा है *99# और लास्ट है *50#। कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड वाले में, गलत। इसका सही विकल्प है तीसरा वाला *99#। आप अपने सादे मोबाइल से प्रेस करके, या अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से *99# प्रेस करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं UPI। क्वेश्चन नंबर 6वां है RBI का मुख्य कार्य क्या है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक खोलना, दूसरा ऑप्शन है बीमा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है ऋण वितरण और चौथा ऑप्शन है मुद्रा का विनियमन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया बैंक खोलना, गलत है। मैंने क्लिक किया बीमा प्रदान करना, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया ऋण वितरण, वो भी गलत है। लास्ट ऑप्शन सही है इसका मुद्रा का विनियमन। ठीक है, RBI का मुख्य कार्य जो है वो ये है। काफी लोगों दिमाग में आया होगा कि बैंक खोलना हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बैंकें काफी बंद ही हुई हैं खुलने की बजाय। क्वेश्चन नंबर 7वां है PMJDY योजना किससे संबंधित है? PMJDY योजना किससे संबंधित है? देखो PMJDY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बीमा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है बैंक खाता और चौथा है कृषि। बताना है कौन सा सही है। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने दूसरे में क्लिक किया, गलत है। मैंने तीसरे में क्लिक किया, बैंक खाता सही है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के 0 बैलेंस वाले खाते खोले गए थे। मतलब PMJDY का मुख्य मकसद था बैंकों में खाता खोलना। ओके, क्वेश्चन नंबर
8वां आपकी स्क्रीन पर है, बैंक में केवाईसी का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राहक को ऋण देना, दूसरा ऑप्शन है ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करना, तीसरा है मोबाइल बैंकिंग चालू करना और लास्ट है एटीएम देना। तो बताना है बैंक में केवाईसी का मुख्य मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे में क्लिक किया सही है। तो एक्चुअल में केवाईसी का मकसद ही होता है कस्टमर की पहचान करना, तो उसमें बैंक के लिए कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 9वां, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम किस पर आधारित है? भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है IMPS, दूसरा है आरटीजीएस, तीसरा है AEPS और लास्ट है यूपीआई। देखिए AEPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई आपको पता ही होगा, IMPS और आरटीजीएस इनका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ। तो बताना है कि भीम जो है वो किस पे डिपेंड है। तो मैंने क्लिक किया IMPS, गलत है। मैंने क्लिक किया आरटीजीएस, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया AEPS, वो भी गलत है। तो यूपीआई इसका सही है, ठीक है। सबसे पहले भीम का यूज किया गया था ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च भी किया गया, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, AEPS के तहत लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? AEPS मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है OTP, तीसरा है आधार नंबर और फिंगरप्रिंट्स, लास्ट है पासबुक। वैसे AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो आपको लग रहा ही होगा कि इसका तीसरा सही होगा। चलिए कर लेते हैं क्लिक। तो इसका सही विकल्प है आधार नंबर और फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूं, अगर आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट है सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन में लैपटॉप की, तो आपको हमारे पास आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं और आपको बहुत ही सस्ते दामों में अच्छे से अच्छा लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट नहीं है? निम्न में से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट नहीं है? पहला ऑप्शन है NEFT, दूसरा है पेटीएम, तीसरा है SBI बडी और लास्ट है फोन पे। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया NEFT, सही विकल्प है, ठीक है, क्योंकि पेटीएम भी वैलिड है, SBI बडी भी वैलिड है और फोन पे भी वैलिड है। इसका सही विकल्प है NEFT। क्वेश्चन नंबर 12वां है, IFSC कोड में कितने अक्षर होते हैं? देखिए इसके पहले वाले सेट में आपसे पूछा गया था कि IFSC में अक्षरों को डिफाइन किया गया था, इसमें पूछा गया कितने अक्षर होते हैं। तो लगभग क्वेश्चन सेम ही है, आपको बताना है कितने अक्षर होते हैं। अगर आपने पीछे वाला सेट अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा। इसका पहला ऑप्शन है 10, 9, 12 और 11। मैंने क्लिक किया 10 गलत है, 9 गलत है, 12 भी गलत है। इसका सही विकल्प है 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपकी स्क्रीन पर, आरटीजीएस सेवा किस प्रकार के लेन देन के लिए होती है? छोटे मूल्य के लिए, बड़े मूल्य के लिए, सिर्फ विदेशी, केवल मोबाइल के लिए? तो आरटीजीएस सेवा किसके लिए होती है आपसे पूछा गया। मैंने क्लिक किया सिर्फ छोटे मूल्य के लिए, गलत है, बड़े मूल्य के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है क्विक रीड, दूसरा है क्विक रिपोर्ट, क्विक रिस्पॉन्स एंड क्विक रिकॉर्ड। तो क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? हालांकि क्यूआर यूज क्यों करते हैं आपको पता होगा, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है उसमें अगर क्यूआर दिया गया है तो किस लिए होता है कि स्कैन करें और पूरा डेटा इसका निकल कर आ जाए, इसलिए होता है ना। आधार कार्ड में क्यूआर क्यों होता है? क्यूआर को स्कैन करो, आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे काफ़ी चीज़ें जो होती है बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पीड से हो जाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मैं क्लिक कर लेता हूँ क्विक रिस्पांस पे, क्योंकि इसका यही सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, कुछ कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए किसे दर्ज करना आवश्यक है? डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए किसे दर्ज करना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है बैंक IFSC, दूसरा है CVV, तीसरा है OTP या लास्ट है MICR। अब डेबिट कार्ड से अगर आप भुगतान कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यूज डेबिट कार्ड का कर रहे हैं, तो किसका यूज करना होता है आपको मालूम नहीं होगा। फिलहाल मैं फिर भी क्लिक कर लेता हूँ बैंक IFSC, तो गलत है क्योंकि इसका यूज करते ही नहीं है। MICR वो भी गलत है। OTP एक लास्ट ऑप्शन होता है, आपको पता होगा कि जैसे ही बैंक IFSC का कोड आप डेबिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल फोन में OTP जाएगा। लेकिन अगर वही आप फोन पे या गूगल पे से कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जो आपका UPI पिन होता है उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है OTP। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी ऐप भीम UPI पर आधारित है? कौन सी ऐप ऐसी है जो भीम UPI पर आधारित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। गूगल पे गलत है, पेटीएम गलत है, फोन पे गलत है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी के सभी जो होते हैं वो भीम UPI पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एटीएम से पैसे निकालने की सीमा क्या होती है? औसतन देखो एक एवरेज कहा गया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बदल भी सकती है संख्या, कब बदलती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया एटीएम से पैसे निकालने की समय सीमा क्या होती है, समय निकालने की सीमा कितनी होती है। तो मैंने क्लिक किया, 500 पे गलत है, 1000 पे गलत है। देखो मैक्सिमम लिमिट आपसे पूछा गया है 10,000 इसका सही आंसर है। कुछ एटीएम से 40,000 भी निकल आता है, जैसे स्टेट बैंक का एटीएम और आपके पास डेबिट कार्ड भी स्टेट बैंक का ही है तो निकल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो 10,000 ही होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं मैं। जी हाँ, आ चुका है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन पैसे ट्रांसफर करना, दूसरा है डॉक्यूमेंट सेव करना, तीसरा है आधार अपडेट करना और लास्ट है पासवर्ड सेव करना। तो डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? पैसे ट्रांसफर करना गलत है, आधार अपडेट करना गलत है, पासवर्ड सेव करना गलत है, सही विकल्प है डॉक्यूमेंट सेव करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूपीआई ऐप से लेन देन के लिए क्या अनिवार्य है? मोबाइल नंबर, बैंक खाता, यूपीआई पिन या उपरोक्त सभी। तो यूपीआई ऐप से लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए उपरोक्त सभी का विकल्प दिया गया है, आंख बंद करके क्लिक कर लो, ठीक है, सही होगा। उसके बावजूद आप याद रखिएगा कि यूपीआई ऐप के लिए मोबाइल नंबर भी जरूरत होती है, यूपीआई पिन भी बनाना होता है और बैंक खाता भी होना चाहिए, तभी आप यूपीआई ऐप के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सीबीएस का पूर्ण नाम क्या है? सीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक सर्विस, सेंट्रल बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर बैंकिंग सिस्टम। आपको बताना है सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, तो इसका सही विकल्प है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो आज का ये जो सेट है वो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम कल फिर से एक नए सेट के साथ, तब तक आप लोगों का दिल से शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।